नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बिहार पुलिस का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है टॉपिक वाइज, उसमें से आज बायोलॉजी का हम दूसरा टॉपिक को उत्तर को लाए हैं। इसमें कुल आपको 50 से 56 प्रश्न मिलेंगे और बहुत जल्द ही हम इन प्रश्नों को सभी को आपको बताएंगे और एक बार आप देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसी तरह हम हर टॉपिक जितने लिखवाए हैं बायोलॉजी में, उन सभी टॉपिक एक एक करके 50 से 100 करके आपको ऑब्जेक्टिव लाएंगे। इसमें पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 और लाएंगे हम प्रश्न इसमें, और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। इसमें इजी भी होंगे, कुछ मॉडरेट भी होंगे और कुछ हार्ड लेवल के भी हैं। तो एग्जाम में हर प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा और देखने के बाद आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा। अगर कहीं मिस्टेक हो जाए, ऑप्शन में मिस्टेक हो जाए, तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में उसको सुधारने का मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न को। क्या है पहला प्रश्न है, उत्तक से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उत्तक दूसरा है टिश्यू, हम लोग का यहाँ शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन है? ठीक है, पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो ये होती है रेशे यानी फाइबर। तो पौधों में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो फाइबर होती है। इसी तरह जल्दी जल्दी हम लोग इसको करने का कोशिश करेंगे। आगे हम लोग इसको जैसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा फिर थ्योरी भी आपको करा देंगे हम। आगे अभी देखिए दूसरा नंबर, कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है? कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है? तो कॉर्क में सुबेरिन नामक, ठीक है, ये सुबेरिन होता है, इसके चलते ही वो ज़्यादा अतिरिक्त सुरक्षा उसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुबेरिन। प्रश्न नंबर 3 चलते हैं। प्रश्न को सही से थोड़ा पढ़िएगा। यहाँ से प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, तो यहाँ से देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ से प्रश्न नंबर 3 हम लोग का है कि वाहिनी एवं सखी कोशिकाएं किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है? वाहिनी एवं सखी जो कोशिकाएं हैं किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा एंजियोस्पर्म। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विकल्प अंतर्वर्षीय उत्तक के लिए सही है? ये सभी प्रश्न क्लास 9th के लेवल के ही हैं और आप एक बार इसको देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे गए हैं। पीछे आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं। तो साइंस यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक एक प्रश्न करके आप अच्छे से देखिएगा। तो कौन सा विकल्प अंतर्वर्षीय उत्तक के लिए सही है? करा कि अंतर्वर्षीय के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, मीट पर्व में नीचे पाए जाते हैं और बाद में अस्थायी उत्तक बदल जाते हैं। तो कौन इसमें से सही है वो बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। ठीक है, इनमें से सभी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि निम्न में से कौन कार्य के आधार पर विभवज्योतिकी उत्तक नहीं है? करे कौन कार्य के आधार पर विभवज्योतिकी उत्तक नहीं है? तो ये अंतर्वर्षीय नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों है, ये अंतर्वर्षीय नहीं है। देखिए ये सभी प्रश्न मैं एनसीईआरटी से लिया हूँ। तो एनसीईआरटी में थोड़े वर्ड टिपिकल देते हैं, तो आपको एक बार ध्यान से देखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, पादप में सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार नहीं है। पादप में सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार नहीं है। कौन नहीं है? ये कह रहा है कौन सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार नहीं है। तो ये है ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक है, ये ग्राउंड मेरिस्टेम, ये इसके प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब चलते प्रश्न नंबर 7। निम्न में से कौन विकल्प मृदुत्तक के लिए सही है? एक बार अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा कि कौन सा विकल्प है जो मृदुत्तक के लिए सही है। तो प्रोजेनकाइमा में सहारा देता है, ये भी सही है। एडिमिर्स के जल वाष्पीकरण को रोकता है, ये भी सही है। एडिमिर्स में प्रकाश संश्लेषण करता है, ये भी सही है। तो यानी इसमें से सभी जो है वो सही है, सभी सही है। ये प्रश्न थोड़े लेवल के हैं इसलिए आपको घबराना नहीं है, बट एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी मोटे दीवार वाले मृत कोशिका से बना होता है। काफ़ी मोटे दीवार वाले मृत कोशिका से, तो वो होता है दृढ़ उत्तक। कौन होता है? दृढ़ तंतु होता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 चलते हैं। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनते हैं। शरीर का जो बाहरी है और जो भीतरी रक्षक है वो किसके बने होते हैं? ये एपिथेलियम उत्तक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एपिथेलियम उत्तक। इस उत्तक से और खासकर पादप उत्तक से जरूर प्रश्न बनते हैं, ये आप बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाला उत्तक कौन है? ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाया जाने वाला उत्तक कौन है? तो ये होता है पछमल एपिथेलियम उत्तक। कौन होता है? पछमल एपिथेलियम उत्तक होता है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। मृदुत्तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। मृदुत्तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, तो इसके बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। ठीक है, अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। जिस मृदुत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस मृदुत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग को स्क्लेरेन काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरेन काइमा। दोस्तों इसी पीडीएफ को पढ़कर मेरा भी जो रिजल्ट हुआ है, इसी पीडीएफ को मैंने पूरा रिवीजन किया था, तो आप भी एक बार चैप्टर बाय चैप्टर एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं, करेक्ट, मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं तो स्क्लेरिड्स, ठीक है, स्क्लेरिड्स होता है, ये इसमें पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे है कर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, कर्क कोशिकाओं में, पुनः वो प्रश्न रिपीट हो गया तो क्या होगा? सुबेरिन होगा। क्या होगा? सुबेरिन। आगे है ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जाइलम में। कहाँ पाए जाते हैं? जाइलम में पाए जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न के लेवल इसी प्रकार के होंगे। अगर 9-10 का है तो ये 9-10 का सबसे थोड़े हार्ड लेवल के प्रश्न हैं। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो फिर आपको आगे चल के अगर आसान 2-4 आ गया, लेकिन इस लेवल का आप नहीं करिएगा तो बहुत दिक्कत होगा, फिर नहीं बन पाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? पौधों की जो लंबाई है किसके द्वारा? तो ये शीर्षस्थ बीजोत्की होता है, इसके द्वारा ये बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब 17 नंबर देखते हैं। मृदुत्तक का एक प्रकार है, ठीक है, मृदुत्तक एक प्रकार है किसका? तो ये सरल अस्थायी उत्तक का एक प्रकार है। कौन? मृदुत्तक, सरल अस्थायी उत्तक का एक प्रकार है। 18 है जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, किस में पाई जाती है? ठीक है, तो ये पाई जाती है, ऑप्शन है मृदु उत्तक और दृढ़ उत्तक में, दृढ़ उत्तक और स्थूल कोण में। ये होती है मृदुत्तक और स्थूल कोण में, ठीक है, मृदुत्तक और किस में होती है? स्थूल कोण में, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 हम लोग का है, विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता होती है, किस में होती है? तो विभाजन की क्षमता विभजोत्की में होती है, किस में होती है? विभजोत्की उत्तक होती है, इसी में विभाजन की क्षमता होती है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन की बनी होती है? ठीक है, किन कोशिकाओं की जो भित्ति है वो लिग्निन की बनी होती है, तो वो होती है दृढ़ उत्तक की। किसकी होती है? दृढ़ उत्तक की होती है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 है, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? तो स्टोमाटा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा के द्वारा संपन्न होता है। आगे है प्रश्न नंबर 22, कर्क कैम्ब्रियम का उदाहरण है, कर्क कैम्ब्रियम का उदाहरण है, तो पाव विभजोत्की, मतलब यह है पाव विधानयोतक है, जो ये कर्क कैम्ब्रियम का एक उदाहरण को देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, इनमें से किस पौधे में एरेनकाइमा पाया जाता है? इनमें से किस पौधे में एरेनकाइमा पाया जाता है? ठीक है, तो लवण युक्त वातावरण में जो होते हैं, पाए जाने वाले पौधे होते हैं, इसी में पाया जाता है एरेनकाइमा, तो सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, इनमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक उत्तक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है? कह रहा है कि किसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है, तो देखिए कोलेनकाइमा जो होता है इसके अंदर लिग्निन नहीं पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 25, पादप उत्तक, मतलब डैश कह रहा है कि पादप का जटिल अस्थायी उत्तक कौन है? जटिल अस्थायी उत्तक कौन है? ठीक है, तो ये दारू और बास्ट, यानी जाइलम को और फ्लोएम को, ठीक है, याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम इन दोनों को बोला जाता है, ये दोनों जटिल अस्थायी उत्तक होता है, याद रखिएगा। पादप, पादप में अस्थायी कोशिकाओं के अपशिष्टीकरण से बनते हैं, पादप में करा कि कोशिकाओं के अपशिष्टीकरण से क्या बनते हैं? ठीक है, तो ये बनते हैं अप्रत्यक्ष विभजोतक उत्तक। क्या बनते हैं? अप्रत्यक्ष विभजोतक उत्तक बनते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है, कह रहा है कि सुबेरिन नामक जो कार्बनिक पदार्थ है वो कहाँ जमा होता है? तो ऑप्शन है मय उत्तक में, स्थूल कोण में, तो कर्क, 3 बार प्रश्न आ गया, कर्क कोशिकाओं में होता है, ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा, कर्क कोशिका में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग का 28 है, जटिल उत्तक बना होता है, कह रहा है कि जटिल उत्तक किसका बना होता है? तो देखिए विभिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का ही बना होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है? किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है?
तो हमारा प्रश्न नंबर 29 का हो जाएगा जाइलम के द्वारा। ठीक है, नीचे देखिए, जड़ से जल और खनिज और ऊपर लेने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। और बाकी जब उसमें जो भोजन बन जाता है तो उसको ऊपर से नीचे फैलाने का काम करता है, तो वो करता है फ्लोएम। ठीक है, कौन करता है? फ्लोएम। जाइलम के भी 4 होती है भाग और फ्लोएम के भी 4 भाग होते हैं। जाइलम को दारू कहा जाता है और फ्लोएम को बास्ट कहा जाता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। चालनी नलिका बनने में भाग लेता है, कह रहा है कि चालनी नलिकाएं। ठीक है, चालनी नलिकाएं में बनने में कौन भाग लेता है? ठीक है, तो याद रखिएगा वो कौन होता है? फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम होता है चालनी नलिका में। चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। ठीक है, 4 भाग इसके होते हैं। और जाइलम के होते हैं वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 31, देखिए आ गया ना, सहकोशिकाएं पाई जाती है। कह रहा है कि सहकोशिकाएं किससे पाई जाती है? तो फ्लोएम में। किसको होती है? फ्लोएम में होती है। इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? कह रहा है किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? बताइए इसमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो जो चालनी नलिकाएं होती है, ठीक है, चालनी नलिकाएं जो होती है इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 33 है, जाइलम में कौन सजीव घटक है? जाइलम में कौन सा सजीव घटक है? तो जाइलम पैरेनकाइमा। कौन सा होता है? जाइलम पैरेनकाइमा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 34 है। 34 प्रश्न है, म्यूसिलेज टैनिन एवं रेजिन उत्पन्न करने वाला उत्तक कौन है? म्यूसिलेज टैनिन एवं रेजिन उत्पन्न करने वाला उत्तक कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्रंथिल उत्तक। कौन सा हो जाएगा? ये ग्रंथिल उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? उसे हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला है, शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह की अस्तर करने वाली उत्तक का नाम क्या है? ठीक है, शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को अस्त्रित करने वाली उत्तक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक या उपकला उत्तक कहा जाता है। प्रश्न नंबर हम लोग का 37 है। देखिए अच्छा प्रश्न है, पेशाब बनने वाली नलिकाओं में क्या पाया जाता है? मतलब कौन सा उत्तक पाया जाता है? कह रहे कि पेशाब जो बनने वाली नलिका है उसमें कौन सा उत्तक होता है? तो घनाभ उपकला उत्तक होता है। ठीक है, कौन सा होता है? घनाभ। प्रश्न नंबर 38 है, कैरेटिन संश्लेषण किस उपकला उत्तक में होता है? कैरेटिन संश्लेषण किस उपकला उत्तक में होता है? तो ये होता है अस्त्रित उपकला में। किस में होता है? अस्त्रित उपकला में। यानी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 देखिए, जंतु के रक्त के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। कह रहा है कि जंतु के रक्त के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बो जो प्लास्टिन है ये इसमें नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कणिका में क्या पाया जाता है? तो कह रहा है कि केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। तो जब वो भ्रूण अवस्था में होता है तब उसमें लाल रक्त पाया जाता है। ठीक है, जब वो भ्रूण अवस्था में होता है तब। प्रश्न नंबर 41 देखिए, पेशाब का पीला रंग लाल रक्त कणिका के मरने के बाद किस भाग में बनता है? कह रहा है कि किस भाग में बनता है? तो ये पायरोलिक रिंग में बनता है। ठीक है, याद रखिएगा पायरोलिक रिंग में बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए 41 नंबर, प्रश्न नंबर 41 हम लोग का है। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि पेशाब का पीला रंग लाल रक्त कणिका के मरने के बाद किस भाग में बनता है? फिर वही है प्रश्न हमारा, ये हो जाएगा पायरोलिक रिंग में हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 42, शरीर में कहीं पर भी चोट लगने या संक्रमण होने पर कौन सा भक्षण कोशिका कार्य करता है? कौन सा जो है वो भक्षण कोशिका कार्य करता है? तो होता है आपका कौन सा? मोनोसाइट्स। ठीक है, कौन होता है? मोनोसाइट्स होता है। एक बार अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 43 है, टीकाकरण में किस श्वेत रक्त कणिका का सक्रिय कार्य होता है? टीकाकरण में किसका सक्रिय कार्य होता है? तो लिम्फोसाइट का होता है। किसका होता है? ये लिम्फोसाइट। प्रश्न नंबर 44 देखिए, ठीक है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका किस उत्तक में पाई जाती है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो कोशिका है वो किस उत्तक में पाई जाती है? तो ये उपास्थि में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ये उपास्थि। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़िए थे हम लोग अपने प्रश्न नंबर 45 देखिए, लिगामेंट का निर्माण होता है। ठीक है, कह रहा है लिगामेंट का निर्माण होता है। तो ये किससे होता है? तो पीला तंतु में। ठीक है, येलो जो फाइबर होता है पीला तंतु में उत्तक होता है, इसी से लिगामेंट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है 46,
अरेखित पेशी है, अरेखित पेशी कौन सा है? ये अनैच्छिक पेशी, ठीक है। कौन है? अनैच्छिक, इसको अरेखित पेशी भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग का 47 है, मांसपेशी तथा अस्थि को जोड़ता है। मांसपेशी तथा अस्थि को कौन जोड़ता है? तो देखिए, मांसपेशी और अस्थि बोलेगा तो हो जाएगा टेंडन। कौन हो जाएगा? टेंडन हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार आप इसको जरूर मिला के जाइएगा, ठीक है, कि मांसपेशी और अस्थि को कौन जोड़ता है, अस्थि को कौन जोड़ता है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत है। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत है तो 90% होता है, ये बात को आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हम लोग का 49 है, रक्त के थक्का बनने में मदद कौन करता है? ठीक है, रक्त के थक्का बनने में मदद कौन करता है? तो वो करता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स करता है। और प्रश्न नंबर 50 है, उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें पाई जाती है। उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसमें पाई जाती है तो समान उत्पत्ति और समान रचना एवं क्रिया, ठीक है, समान उत्पत्ति एवं समान रचना एवं क्रिया जिसे हम लोग उत्तक बोलते हैं, अर्थात एक समान कोशिकाओं के समूह को, ठीक है, भी उत्तक कहा जाता है जो समान कार्यों को संपादित करती है। विभजोतक उत्तक ऐसा उत्तक है जिसमें, विभजोतक उत्तक ऐसा उत्तक है जिसमें तो विभाजनशील कोशिकाएं होती है, कोशिका भित्ति पतली और अंतरकोशीय रिक्त स्थान होता है, कोशिका द्रव सघन एवं बड़े केंद्रक होता है। तो यानी सभी जो इसके सभी गुण इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पढ़ते अपने प्रश्न नंबर 52 पे, पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? पौधे की कह रहा है तने की लंबाई में किसके कारण होती है? तो जो भी पौधे की तना है उसमें लंबाई जो होती है इंटर कैलोरी विभजोत की, ठीक है, किसके चलते होता है? इंटर कैलोरी विभजोत की होता है। और शीर्ष भाग में कहेगा तो शीर्षस्थ विभजोत की हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? कह रहा है कि घास के तने की लंबाई में किसके कारण होती है? तो ये भी होती है इंटर कैलोरी विभजोत्की के कारण। किसके चलते होती है? इंटर कैलोरी विभजोत्की के कारण होती है। प्रश्न नंबर 54 है, ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं तो पेरिऑर्ट्रियम के आंतरिक तल पर, ठीक है, पेरिऑर्ट्रियम के आंतरिक तल पर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट ये हो गया, पेरिऑर्ट्रियम के आंतरिक तल पर होते हैं। प्रश्न नंबर 55, रक्त प्लाज्मा के फाइब्रोनोजिन के निष्क्रिय बना क्या बनता है? ठीक है, निष्क्रिय में क्या बनता है? रक्त प्लाज्मा के फाइब्रोनोजिन के निष्क्रिय के बाद, बोला कि बाद क्या बनता है, ठीक है, तो उसके निष्क्रिय के बाद करा क्या बनता है? तो सीरम बनता है, ठीक है, क्या बनता है? सीरम बनता है। और प्रश्न हमारा 26 से 56 है और लास्ट है कि केंद्रक अनुपस्थित रहता है किस में? केंद्रक अनुपस्थित किस में रहता है? तो वयस्क चालनी नलिका में, ठीक है, वयस्क जो चालनी नलिका है इसमें केंद्रक आपका अनुपस्थित रहता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने कुल आपको 56 प्रश्न करा दिया, और भी इसके प्रश्न हैं, लगभग 100 प्रश्न हैं। अगले वीडियो में मैं आपको करा दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके आप पूरे को रिवीजन कर लीजिएगा। तो एक बार आप इस पूरे सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।